हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आई होप कि वो आपको अच्छी तरीके से याद होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है। मैंने आपको बताया था कि देयर आर थ्री मेथड्स, देयर आर थ्री वेज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. Number one method is what? Number one method is in the dissolved form. Number two method is in the form of bicarbonate ion, and number three method is what? It is in the form of carbaminohemoglobin. I hope कि वो तीनों methods आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तब क्या होगा, आपको वापस से वो वीडियो बार बार देखते रहिए, धीरे धीरे चीजें जो है वो अपने आप याद हो जाएंगी। कोई भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है जिसको याद करने में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। एक बार अगर आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ जाए तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी आपको फील नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट। पीछे लिखी हुई स्लाइड से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम चैप्टर के एंड की ओर बढ़ रहे हैं। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आज आपको पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। ओके, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब क्या है पहले ये समझिए। स्लाइड को क्यों लगाया गया है? जब कभी आप बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं देन यू हैव टू रिड्यूस योर ब्रीथ, आपको कम करनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे अगर आप सांस लेते रहे तो आपकी बॉडी थक जाएगी और एक समय के बाद आप उतनी स्पीड और एफिशिएंसी से सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म जहां पर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? कि जब भी आप ब्रीथ कर रहे हैं तो आपका एक मैकेनिज्म काम कर रहा है। सपोज दैट कि मैं अगर नॉर्मली खड़ी हूं तो मैं कैसे ब्रीथ करूंगी? आई एम ब्रीदिंग लाइक। पर अगर मान लीजिए कि मैं बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रही हूं तो मेरा ब्रीथ कैसा होगा? ठीक, बहुत तेजी से। तो हु विल टेल अस कि अब तुम्हें ज्यादा तेजी से सांस लेना है, अब तुम्हें धीमे सांस लेना है, अब तुम्हें एकदम धीमे कर देना है? ये सब जो कंट्रोल होते हैं ब्रीदिंग के, ये कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन, आपके न्यूरॉन, सम केमिकल एंड सम रिसेप्टर्स। आज आपको यही पढ़ाया जाएगा कि आपके पास ऐसा कौन कौन सा मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि अब आपको मॉडरेट सांस लेनी है, अब आपको तेजी से सांस लेनी है, या अब आपको सांस नहीं लेनी और अब आप मर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये जो रेगुलेशन है ये आपको बताएगा कि आपकी बॉडी में किस प्रकार की डिमांड चल रही है। चलिए, इसके पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन. नंबर वन इज द न्यूरल कंट्रोल एंड नंबर टू इज द केमिकल कंट्रोल. गेटिंग माय पॉइंट? कि आपके पास एक न्यूरल कंट्रोल है और एक है केमिकल कंट्रोल. न्यूरल कंट्रोल किससे कंट्रोल हो रहा है? नाम से समझ में आ रहा है, न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है. तो अगर आपका रेस्पिरेशन रेट जो है वो किससे कंट्रोल हो रहा है? न्यूरॉन से कंट्रोल हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज न्यूरल कंट्रोल. ठीक है, आप समझिए. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स वी हैव इन द बॉडी विच कंट्रोल द ब्रीदिंग. अब ये जानना बहुत जरूरी है. हमें ये समझ में आ गया कि जो रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप के न्यूरॉन से कंट्रोल होता है. पहला होता है न्यूरल कंट्रोल और दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल. ठीक है, न्यूरल कंट्रोल क्या होता है? न्यूरल कंट्रोल आर दोस टाइप ऑफ कंट्रोल जो कि रेस्पिरेशन को न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं. व्हाट इज द केमिकल कंट्रोल? The rate of respiration, rate of breathing controlled by the certain chemical is called as chemical control. Getting my point? Now let's focus on the neural control कि ये क्या होता है. ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन नहीं. आपने इतनी बड़ी बड़ी चीजें पढ़ ली, उसमें जब आपको कोई परेशानी नहीं हुई बेटा, तो इसमें जो है ये बिल्कुल थोड़ी मोड़ी जो है चींटी के बराबर चीज से आपको कोई परेशानी होगी भी नहीं. आपने हाथी पढ़ लिया है, चींटी बाकी है. ठीक है, so let's start. How many groups of the neurons we have in the body which control the breathing? Okay, now let's start. सबसे पहले मैं आपको कुछ एरियाज बताती हूँ आपके ब्रेन में जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. देखिए, सबसे पहले दिस इज द सेरिब्रम. ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा और जिन बच्चों ने 10th क्लास में नहीं पढ़ा है वो 10th क्लास का वीडियो बना रखा है, वो देख सकते हैं. ठीक है, कोई शर्म नहीं है भाई, ज्ञान जो है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होता. So this is the cerebrum. Okay, so this is the cerebrum. It is the part of the forebrain. Okay, so this is your cerebrum. Okay, तो सेरिब्रम के ऊपर जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे आप कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे. सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ द फोरब्रेन, isn't it? ठीक है, आप देखिए वीडियो. ओके, सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ द फोरब्रेन. डन? ओके,
और जब आप फोर ब्रेन के बीच में आते हैं तो ये क्या होता है, दिस इज द मिड ब्रेन। ये कौन सा ब्रेन है, दिस इज द मिड ब्रेन। मैं बिल्कुल 10th क्लास की चीजें बता रही हूं। एंड इफ वी केम इनटू दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज हिंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जो मन करे वो बोलो, ठीक है। सो वी हैव 3 पार्ट्स इन द ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। दिस इज द सेरेब्रम विच इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद कौन सा पार्ट आया, फोर ब्रेन के बाद पार्ट आया मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद कौन सा पार्ट आया बच्चों, हिंड ब्रेन आया। अभी फोकस वाला पॉइंट जो है वो क्या है हमारा, हिंड ब्रेन। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए देखें हिंड ब्रेन क्या है। हिंड ब्रेन के अंदर जो है बेसिकली 3 चीजें होती हैं, वो होती है डायेनसेफलन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। डायेनसेफलन सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम जो होता है इसको अभी आपको नहीं पढ़ना, अभी अपने को मतलब किससे, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से। सो अब आपको समझना है दिस इज द एरिया ऑफ द पोन्स, ठीक है। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ द पोन्स, ओके, ठीक। सो दिस इज योर मिड ब्रेन and this is your hind brain and the first part of the hind brain is the pons या pons varoli इसको आप कहते हैं, ठीक है। अभी आप नर्वस सिस्टम में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे भी। So this area is called as pons varoli which connect the mid brain to the hind brain, या it will connect the mid brain to the medulla oblongata. It is the connecting part of the brain which connect the mid brain to the hind brain. इतनी बात हमको समझ में आई। So how many part of the hind brain we have? We have cerebellum, we have pons varoli and we have medulla oblongata. Breathing control करना है तो कितने पार्ट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2। नंबर 1 इज द pons, जो कि सबसे पहले और सबसे पहला पार्ट है हिंड ब्रेन का। ये कनेक्ट करता है मिड ब्रेन और आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा को। डन। पॉन्स वेरोलाई के पास 2 सेंटर होते हैं, जो येलो येलो सेंटर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर कहते हैं। These centers are responsible for your inhalation and exhalation। इसके बारे में अब हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ये डायग्राम मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया था ताकि आप एरिया समझ सकें कि आपके नर्वस सिस्टम में कौन सा एरिया जो है वो रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। नंबर 1 इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड नंबर 2 इज द पॉन्स वेरोलाई, दैट इज इट, ठीक है। तो आप देखिए हार्ट का भी कनेक्शन इससे ही कहीं है और कहीं ना कहीं जो है लंग्स का भी कनेक्शन इससे ही है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अब आ जाइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंटर के बारे में, कौन कौन से सेंटर हम लोगों के पास हैं। आ जाइए देखें, ठीक है। डायग्राम देखेंगे सब लोग, ओके, ठीक। ये वाला डायग्राम अपन ने कर लिया है। अब देखिएगा इस डायग्राम को सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हाउ मेनी न्यूरॉन्स ग्रुप वी हैव विच कंट्रोल द ब्रीदिंग। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द सेरिब्रम, ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया। सो दिस इज योर सेरिब्रम, दिस इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ओके। दिस इज द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, दिस इज द मेड्यूला एंड उसके ऊपर क्या होता है, पॉन्स। ये किसका पार्ट होता है, हिंड ब्रेन का, मैंने अभी आपको बताया। अब इसका मैग्नीफाइड वर्जन जो है वो ये है, बिल्कुल ध्यान से अपनी जो आप मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, आप किसी में भी देख रहे हैं वीडियो, जूम कर लीजिए थोड़ा सा। ये जो एरिया है दिस इज द मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ दिस, ठीक, दिस इज कॉल्ड एज पॉन्स। आ जाइए ध्यान से समझें। सो अब पॉन्स के पास ध्यान से समझें, पॉन्स के पास जो होते हैं वो बिल्कुल देखिए, ये देखिए, दिस इज द एरिया ऑफ द पॉन्स वेरोलाई, ठीक। ये देखिए पॉन्स लेबल भी किया गया है, ओके। नाउ अब इसके पास कौन कौन से सेंटर हैं। पहला इसके पास कौन सा सेंटर है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर, क्या काम करेगा बता रही हूं। दूसरा इसके पास कौन सा सेंटर है, इसके पास है एपन्यूएस्टिक सेंटर, ये क्या करेगा मैं आपको बता रही हूं। उसके बाद इसके पास है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, क्या करेगा मैं आपको बता रही हूं। उसके बाद इसके पास है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डन। दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो भी सिग्नल यहां से आ रहे हैं वो किसके पास जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आपके फेफड़ों के पास, ताकि वो इनहेलेशन और एक्सेलेशन कर सके। एंड इट इज द एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल जो कि इनहेलेशन और एक्सेलेशन में मदद करती हैं। So how many nerves group we have which control the respiration, or how many center we have in the pons which control the respiration, or how many center we have in the hind brain which control the respiration. Number 1 is the ventral respiratory group, done. Second is the dorsal respiratory group and third is the pneumotaxic center and fourth one is the apnoeistic center. अब इसकी पोजीशन क्या है, कैसी है, वो मैं अब आपको बता रही हूँ। यहाँ पर हमने सीखा कि these are the number और group of the neurons which control the breathing। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की, क्या करता है, ठीक है। देखिए, द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट इन द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबसे पहले डॉर्सल का मतलब समझिए कि क्या होता है, ओके। सो द डॉर्सल ग्रुप, ओके, सो द डॉर्सल ग्रुप, ओके। नाउ द डॉर्सल ग्रुप का मतलब है पीछे, ओके। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं डॉर्सल, तो इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पीछे, ओके। देखिए, द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे प्रेजेंट होता है ये, डन, ओके। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, गर्दन के पीछे आप 3 उंगलियां लगाइए, आपको कुछ फील होता है। दिस एरिया इज कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस एरिया इज कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसमें प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ नर्व्स, ओके। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डॉर्सल, क्योंकि ये पीछे प्रेजेंट होते हैं। किसके पीछे प्रेजेंट होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे प्रेजेंट होते हैं, डन, ओके। नाउ ये करते क्या है, नॉर्मली जब भी आप सांस ले रहे हैं, जब भी आप ब्रीथ कर रहे हैं, तो जब कभी आप नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, क्या करते हैं, नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, सपोज दैट आई एम स्टैंडिंग एंड यू आर लिसनिंग, तो आप क्या करोगे बच्चों, कि आप जोर जोर से सांस लेके जो है तो इतने जोर जोर से सांस लोगे कि फेफड़े फाड़ दोगे, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। नॉर्मली जब हम कोई चीज सुन रहे हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हम करते इट इज लाइक, ठीक, ज्यादा से ज्यादा इतनी तेज सांस लेते हो, इससे ज्यादा तो नहीं लेते रहते हो कि कंटिन्यूअसली हाँफते रहते हो, और हाँफ रहे हो तो डॉक्टर को दिखाओ भाई, ठीक है। सो नॉर्मली जब हम अपनी बॉडी में नॉर्मल सांस ले रहे हैं, बिल्कुल किसी चीज की कोई टेंशन नहीं, नॉर्मली सांस लिए जा रहे हैं, तब आपको पता है कि कौन सा ग्रुप ऑफ नर्व एक्टिव है, डॉर्सल ग्रुप ऑफ नर्व। Where the dorsal group of nerve will present? It will present behind the medulla oblongata. Done? कोई दिक्कत परेशानी? That is why it is called as dorsal group of nerve. What it control? It is controlled, it control the normal respiratory rhythm. Normal सांस लेना और normal सांस छोड़ना. Now, सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो लोग भी सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, वो अपने दिमाग में ये चीज सोचेंगे कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल कर रहा है, मतलब नॉर्मल सांस लेना और नॉर्मल सांस छोड़ने को ये कंट्रोल कर रहा है। तो बेसिकली ये किसको मैसेज भेज रहा है, ये मैसेज भेज रहा है इंस्पायरेटरी मसल और EICM को, ओके। नाउ मैंने आपको जब पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ाया था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको EICM के बारे में पढ़ाया था। इट इज लाइक दैट, द अरेंजमेंट विल बी लाइक दिस, आपको याद है, ठीक। तो जब मैंने आपको EICM के बारे में पढ़ाया था, तो EICM क्या करता है बेटा, EICM करता है इंस्पिरेशन। क्या करता है, इंस्पिरेशन मतलब सांस लेता है। तो मैडम आपने तो हमको ये बोला कि जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ये नॉर्मल रिदम को कंट्रोल करता है, सांस लेना और सांस छोड़ना। बेटा, इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, छाती को बाहर निकलना है, डायफ्राम को फ्लैट होना है, कैविटी को बढ़ना है अंदर की, और सांस को अंदर आ जाना, ये पढ़ा अपन ने। पर मैंने आपको एक्सपायरेशन का कोई मैकेनिज्म बताया क्या, बस नॉर्मल सारी पोजीशन एक जगह पर आ जाती हैं। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। अगर इंस्पिरेशन हो रहा है तो एक्सपिरेशन होगा, अगर इंस्पिरेशन हो गया और एक्सपिरेशन नहीं हुआ, इसका मतलब तुम मर चुके हो। तो एक्सपिरेशन इज अ नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी कि नॉर्मली जब आप इंस्पायर कर रहे हैं, तो कौन सा ग्रुप ऑफ नर्व एक्टिव है, the dorsal group of nerve will active, it will activate, ठीक है, it will control the normal respiratory rhythm, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? तो यहां पर किसको कंट्रोल करते हैं, EICM को, जो कि नॉर्मल इंस्पिरेशन कंट्रोल करवाता है, ओके। नाउ प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल को ही हम EICM कहते हैं। बहुत सारी और भी मसल्स होती हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, पर वो क्वाइट ब्रीदिंग मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग में ही हेल्प करती है। अगर आप एक्साइटेड हैं तब डॉर्सल ग्रुप ऑफ नर्व काम नहीं करेंगी, ठीक है। नाउ द सिग्नल फ्रॉम दीज न्यूरॉन्स जनरेट अ बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम, मैंने आपको बताया। द नर्वस सिग्नल रिलीज्ड फ्रॉम दिस ग्रुप इज ट्रांसमिटेड टू द डायफ्राम which is the primary inspiratory muscle and the EICM. मेरी बात समझे आप? So this will give the signal to the diaphragm and the EICM कि भैया ऐसा है कि तुम फ्लैट हो जाओ, और EICM जो है वो छाती को बाहर निकाल देगी, तो कैविटी बढ़ जाएगी, तो हम सांस ले लेंगे। तो ये सब नॉर्मल प्रोसेस है जो कि कौन करवा रहा है, डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी नर्व, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे है। ये डायफ्राम की मसल्स को सिग्नल करते हैं,
और EICM को सिग्नल करते हैं, EICM जो दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। डन, कोई परेशानी इसमें? अरे नहीं होनी चाहिए भैया, बड़ी सिंपल चीज है। नाउ सपोज दैट इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, ठीक है, लुक एट मी, ठीक है, इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, ठीक, अगर आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं या इफ यू आर डूइंग लाइक तो ये क्या हुआ? इट इज अ फोर्सफुल ब्रीदिंग। इट इज व्हाट? इट इज द फोर्सफुल ब्रीदिंग। इफ यू आर डूइंग लाइक, ठीक, एंड इफ यू आर सो दिस इज द फोर्सफुल ब्रीदिंग, ठीक है। अब यहां पर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप नहीं काम करेंगे। अब यहां पर कौन काम करेगा बेटा? यहां पर काम करेगा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब समझना, ध्यान से समझेंगे सब लोग, डायग्राम देखेंगे जो मैं समझा रही हूं। आ जाइए इधर सब लोग, ठीक है, देखिए। सो दिस इज द पॉन्स वेरुलाई, ठीक है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज पॉन्स वेरुलाई। ये पॉन्स वेरुलाई का एरिया कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? ये होता है हिंड ब्रेन में। कहाँ होता है? हिंड ब्रेन में, ठीक। सो दिस इज द एरिया ऑफ द पॉन्स वेरुलाई, ठीक है। अब समझिएगा, अब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या है ये देखिए, ध्यान से समझिए। दिस इज द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, दिस इज द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सपोज दैट, ठीक है, देखिए, ये देखिए लिखा भी हुआ है। सो दिस इज, सपोज दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो दिस इज द एरिया मेडुला ऑब्लोंगेटा के आगे, और ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे क्या प्रेजेंट है बेटा? डॉर्सल ग्रुप। सबको दिखाई दे रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा गर्दन के नीचे प्रेजेंट होती है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट होती है। डन 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 डन। मेडुला ऑब्लोंगेटा के ये है आगे वाला हिस्सा और ये है पीछे वाला हिस्सा। पीछे वाले हिस्से में क्या प्रेजेंट है? देखो, डॉर्सल ग्रुप ऑफ इंस्पिरेशन। डन, कोई परेशानी तो नहीं है। डॉर्सल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि किस में हेल्प करता है? नॉर्मल ब्रीदिंग में, नॉर्मल इंस्पिरेशन में। एक्सपिरेशन में क्यों नहीं करता? क्योंकि नॉर्मली एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। डन। नाउ अगर मैं बात करूं कि डॉर्सल ग्रुप के आगे, डॉर्सल ग्रुप के आगे क्या प्रेजेंट होगा? वेंट्रल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के आगे वेंट्रल ग्रुप होता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे डॉर्सल ग्रुप होता है। जब हम लोग क्वाइट ब्रीथ कर रहे हैं, जब हम लोग क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, तो कौन सा ग्रुप हेल्प कर रहा है? डॉर्सल ग्रुप, ठीक। पर जब हम फोर्सफुल ब्रीथ कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं? फोर्सफुल ब्रीथ कर रहे हैं। फोर्सफुल ब्रीथ का मतलब जब आप तेज सांस ले रहे हैं और खांसी आ रही, छींक आ रही, कप में कप आ रहे हैं, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? वेंट्रल ग्रुप, जो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन और फोर्सफुल इंस्पायरेशन को मदद करता है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो चलिए देखें वेंट्रल ग्रुप के बारे में, कहां प्रेजेंट है, क्या काम करता है द वेंट्रल ग्रुप। द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर लेटरल। एंटीरियर का मतलब होता है सामने और किनारे, ठीक है। तो ये कहां प्रेजेंट होता है? एंटीरियर लेटरल। लोकेशन में आपको समझा देती हूं, देखिए डायग्राम से। तो ये सामने प्रेजेंट होता है और इंटीरियर लेटरल, किनारे एकदम, देखो ऐसा किनारे, तो है तो सामने पर किनारे किनारे पे प्रेजेंट होता है। इसे आप कहते हैं वेंट्रल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स, ठीक है। ध्यान से समझें, जब भी आप ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन इट रिमेन इनएक्टिव। ध्यान से समझिए, इवन डज नॉट प्ले एनी रोल। तो अगर आप बैठे हैं और नॉर्मली कोई काम नहीं कर रहे, वैसे भी आप ज्यादा कोई काम करते नहीं होंगे पर करना चाहिए, इट इज गुड फॉर द हेल्थ। पर अगर मान लीजिए कोई काम आप नहीं कर रहे और आप सिर्फ और सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वेंट्रल ग्रुप काम नहीं कर रहा है। बट व्हेनेवर यू स्टार्ट रनिंग, आप क्या करना शुरू कर देते हैं? रनिंग। देन व्हाट विल हैपन? ठीक, जब आपको खांसी आने लगती है, व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जब आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो कौन सा न्यूरॉन एक्टिव होगा? आपका न्यूरॉन एक्टिव होगा वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। क्या एक्टिव होंगे? वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। जब आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो कौन सा न्यूरॉन एक्टिव होगा? वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। नॉर्मल ब्रीदिंग में आप डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, वेंट्रल का तब कोई रोल नहीं होता है। डन। सो इट एनहांस द रेस्पिरेटरी ड्राइव, ठीक। द रेस्पिरेटरी सिग्नल टू दिस ग्रुप contribute the fulfill the demand by regulating the inspiration and the expiration. So suppose that if you are demanding more oxygen, then what you will do? You will do, okay, ठीक। Suppose that you have to remove carbon dioxide immediately, then what you will do? You will do अगर आपको माइक्रोब्स बाहर करने हैं, अगर आपको कोई एलर्जन बाहर करना है, then what you will do? You will do अच्छी, ठीक। So this is the forceful expiration. If you demand more oxygen, then what you will do? You will do
ठीक, यू विल डू दिस, ठीक है। तो डॉर्सल और वेंट्रल ग्रुप आपको समझ में आया कि जब आपको फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना है या इंस्पिरेशन करना है तो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, जब आपको नॉर्मल करना है कोई काम तो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। वेंट्रल ग्रुप कहाँ पर, अच्छा ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना तो कोई भी एलर्जन घुसा रहेगा और आप बैठे रहिएगा, इससे आपका एलर्जन इन्फेक्शन कर देगा। तो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो है वो आपको बताते हैं कि जल्दी जल्दी भी एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन होना जरूरी है, अदरवाइज द बॉडी विल गेट डैमेज, ठीक है। सो दिस इज द टू सेंटर, ठीक है, दिस इज द टू सेंटर विच रेगुलेट द रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट सेंटर, ठीक, नाउ नेक्स्ट सेंटर क्या है, देखिए दिस इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर दिस इज, देखिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है पॉन्स वेरुलाई के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो पॉन्स वेरुलाई मतलब मेडुला के पीछे है भैया डॉर्सल, आगे है, आगे क्या है बताइए, वेंट्रल, और ये होता है पॉन्स वेरुलाई के जस्ट ऊपर और पीछे की ओर, ठीक है। देखिए इट लोकेटेड डॉर्सली इन द अपर पॉन्स, पॉन्स के ऊपर और पीछे की ओर, ठीक। अब देखिए ये क्या करता है, इट गिव्स सिग्नल टू द इंस्पायरेटरी एरिया, ठीक। प्राइमरली इट कंट्रोल्स द स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ द इंस्पिरेशन, ठीक है, ये स्विच ऑफ करता है इंस्पिरेशन को। व्हेन दिस सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग द इंस्पिरेशन लास्ट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन एंड लंग्स फिल पार्शियली, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, ठीक, नॉर्मली समझिएगा मेरी बात को, जब आप तेज तेज सांस ले रहे, फॉर डूइंग लाइक दिस, तो क्या पूरे दिन 24 घंटे यही करते रहते हो क्या बच्चों? नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं करते हैं हम लोग ऐसा। एक समय के बाद ऐसा आता है कि हम लोग बिल्कुल थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। देन ये जो फोर्सफुल आप एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? ये आप कर रहे हैं वेंट्रल ग्रुप की वजह से। किसकी वजह से कर रहे हैं? वेंट्रल ग्रुप की वजह से। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलता है वेंट्रल ग्रुप के इंस्पायरेटरी सेंटर को कि भैया ऐसा है कि बंद हो जाइए, नहीं तो बॉडी इतना काम नहीं कर पाएगी। तो जब ये सिग्नल अचानक से देता है, क्या करता है अचानक से, तो इंस्पायरेटरी सिस्टम को क्या होना पड़ता है, ध्यान समझिए, इंस्पायरेटरी सिस्टम को क्या करना पड़ता है, तुरंत बंद होना पड़ता है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो क्या करता है, वो इंस्पिरेशन को स्विच ऑफ करता है, ठीक है, समझिएगा। जब ये सिग्नल अचानक से दे दिया तो वी आर लाइक, ठीक, पर अगर इसने सिग्नल धीरे धीरे दिया तो इंस्पिरेशन धीरे धीरे बंद होगा, इट इज लाइक, ठीक। तो जब आप बिल्कुल तेज से अचानक सांस लेना बंद कर देते हैं या अचानक धीरे हो जाते हैं, तो आज जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो क्या करता है, इंस्पायरेटरी सेंटर को बोलता है बंद, तो तुरंत, ठीक, उसने बोला बंद, तो आप, ठीक। तो जब आप प्रोलॉन्ग्ड ब्रीथ कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपके डॉर्सल ग्रुप या किसी भी इंस्पायरेटरी ग्रुप को, इधर इट इज वेंट्रल और डॉर्सल, उनके पास एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों के सेंटर होते हैं। तो जब आप फोर्सफुल ब्रीथ कर रहे हैं, देन व्हाट यू विल डू, ठीक। तो आप क्या करेंगे, सपोज दैट न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने बोला बंद, तो आपका लंग्स क्या होगा, पार्शियल फील होगा, इट इज लाइक। पर जब आप बोल रहे हैं कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर धीरे 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 सिग्नल दे रहे हैं, देन व्हाट यू विल डू लाइक दिस, तो आपका जो फेफड़ा होगा वो हवा से पूरा भर जाएगा और आपको अच्छा फील होगा। पर जब आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप पोल्यूशन में, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलेगा जल्दी जल्दी सांस लो भैया, जल्दी जल्दी सांस लो, लंग्स को पूरा भरने के चक्कर में मत पड़े रहो। तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि व्हाट इज द रोल ऑफ द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो आपका स्विच ऑफ करता है इंस्पिरेशन को। अगर इसने फास्ट सिग्नल दिया तो इंस्पिरेशन बहुत जल्दी स्टॉप होगा और तुरंत एक्सपिरेशन होगा, जिससे लंग्स आपका कम फील होगा। पर अगर ये वीक सिग्नल देता है तो आपका इंस्पिरेशन देर तक होगा और एक्सपिरेशन जल्दी होगा, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग सिग्नल कॉजेज इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग, ऑब्वियसली ऐसा बोलेगा इंस्पिरेशन बंद, ठीक, ओके। तो जब ये शॉर्टर सिग्नल दे रहा है, इसका मतलब ये कि ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करना हो। ब्रीदिंग रेट बेटा कब इंक्रीज होता है, जब पोल्यूशन बढ़ जाता है, जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बॉडी में ऑक्सीजन कब कम होता है, पीएच कम होता है तब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तब कम होता है, डीपीजी आ जाता है तब होता है। तो ये सारे कारण है। The concentration of CO2H plus causes the increased strength of the inspiratory and as well as the expiratory signal, ठीक है। सो आई थिंक कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में आप लिटिल बिट समझ में आ गया होगा कि इट विल कंट्रोल द स्विच ऑफ मैकेनिज्म। क्या कंट्रोल करता है, स्विच ऑफ। अगर इसने इंस्पिरेशन सेंटर को बोल दिया स्विच ऑफ, तो बोला स्विच ऑफ, तो ठीक, तो आपको यह समझना है कि ये बंद करता है इंस्पिरेशन को। डन। So how many groups we have? We have 3: dorsal, ventral and pneumotactic. So this is all about the control of breathing by the neurons. In the next class, we'll deal with the
न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन द रिविजन फॉर्म, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताऊंगी। एपन्यूएस्टिक सेंटर एंड हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क, नाम सुनने में टफ है पर पढ़ने में बहुत ज्यादा आसान है। ठीक, तो डॉर्सल समझ में आया, नॉर्मल ब्रीदिंग करवाता है। वेंट्रल क्या करवाता है? फोर्सफुल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन करवाता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करवाता है? ये इंस्पिरेशन सेंटर को बंद करता है। अगर इसने इंस्पिरेशन सेंटर को जल्दी बंद कर दिया तो ब्रीदिंग क्या होगी? जल्दी जल्दी होगी। एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन जल्दी जल्दी होगा और आपके लंग्स अच्छे से भर नहीं पाएंगे। ये कब होता है? जब आपके शरीर में बहुत ज्यादा जल्दी 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 ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कब होता है ऐसा? जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, पीएच घट जाता है, ये सारी चीजें। अगर इसने धीरे धीरे इंस्पिरेशन सेंटर को बंद किया, ठीक है, तो क्या होगा? आपका लंग्स अच्छे से फिल हो पाएगा और आप जो है अच्छी तरीके से फेफड़ों को हवा से भर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द फर्दर ऑफ दिस एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क। नाम सुनने में कठिन है, पढ़ने में बहुत ही आसान है, जैसा ये था। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको नोट्स चाहिए, इट विल अवेलेबल इनटू योर मैग्नेट ब्रेन साइट, तो प्लीज चेक इट आउट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।